करते हैं। आज भी इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जो मतलब इसका कलाम का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक का। देखो, एक पूर्णांक और उसके वर्गों का मतलब क्या होता है, मतलब एक सदैव क्या होती है, फंक्शन क्या होती है, क्या फंक्शन क्या होती है। जैसे हम दो लगातार ले ले संख्या, जैसे कि 2 और 4 है ना, तो देखिए, तो संख्या 2 है और इसका जो वर्ग कितना होगा, 2 का 4 हो जाएगा, है ना। अब 4 को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और जो 6 है वो क्या हो जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। जब दो लगातार संख्या ले लेते, 2 3 ले ले, ठीक है, 2 3 ले ले, 1 2 2 3 4 5, है ना। और अब हम 4 ले लेना, 4 का थोड़ा 16 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा कौन कर देते वो 20, तो क्या आ जाएगा, सदैव सदैव तो सम संख्या आती है। फिर देखो, पूर्णांक है, पूर्णांक वह पूर्णांक के वर्गों का योग सदैव दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या है, पूर्णांक व पूर्णांक के वर्गों का योग सदैव दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होता है। फिर देखो, दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल सदैव एक सम संख्या होती है। दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एक्स एक सम संख्या होती है। दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग सदैव सदैव एक सम संख्या होती है। ठीक है, फिर देखिए, हमको विचार करना है, इसमें से बताना हमको कथन सही क्या होगा। देखो, जो वास्तविक संख्या होती है ना, वो क्या होती है, रियल नंबर है, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है। परिमेय कौन सी होती है, जिसके अंदर p बटा क्यू जीरो नहीं होता इक्वल के, और अपरिमेय जो होती है ना, उसके अंदर क्या जाता है, अपरिमेय के अंदर क्या होता है, एप्सिलॉन टू पाई आ जाता है। ठीक है, मतलब ये जो p बाई क्यू जो मतलब जीरो नहीं होता है, p बाई क्यू जीरो नहीं होता। देखो, अब इसके अंदर हम देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय या अपरिमेय होती है। भाई, एक परिमेय संख्या पहले क्या है, परिमेय संख्या है 4/3, दो फोर 4 इंटू 5 की पावर 3 दशमलव के चारों समय के बाद शांत हो जाती है। देखो, 43/2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 दशमलव के चारों समय के बाद शांत हो जाती है। ये देखो, हमको ये जोड़ना है तो कितना आता है। देखो, इसके अंदर क्या जोड़ना है हमको, जैसे कि ये है 17, है ना, 1759। ठीक है, फिर इसके अंदर हम क्या बता देंगे, जितनी संख्या पर बार नहीं है उसको बता देंगे। ठीक है, और जितनी संख्या पर बार है 9, जितनी पर नहीं है उसी को 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें से भी हम यही लगाएंगे, 30 41 माइनस क्या बता देंगे, 30 बता देंगे इसमें से। ठीक है, और बार है इसके पर क्या लगा देंगे, 99, और नहीं है उसके पर क्या लगा देंगे, फिर 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1745। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा 30,011, है ना। पट्टे में आ जाएगा 99, बट्टे में क्या आएगा, 99 बराबर में क्या होगा, 1745/30। फिर ये आ जाएगा 1745/30। ठीक है, फिर हम इसको 99 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.48 01 01 01 क्या आएगा। कि देखो, हमको बताना है, यदि हम एक सम संख्या है तो m क्या है, सम संख्या है तो m स्क्वायर माइनस 1 गुणनफल 2 क्रमिक विषम संख्या है। m क्या है, एक सम संख्या है तो m स्क्वायर माइनस 1 गुणनफल विषम संख्या है, विषम संख्या है। देखो, m क्या है, एक सम संख्या है तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होता है, जो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है m माइनस 1 और m प्लस 1। ठीक है, तो हम कोई भी एक सम संख्या ले लेंगे, है ना। जैसे कि हम 4 ले, तो 4 को तो हम एक बार 5 से गुणा कर देंगे और एक बार 3 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, 15 आ जाएगा। सम संख्या ले ली हमने कोई सी भी, जैसे कि 4 ले ली तो 4 को पहले एक से ज्यादा घटाएंगे, एक में कम घटाएंगे और एक में उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, विषम संख्या आ जाएगा। ठीक है, दो विषम संख्याओं का गुणनफल होता है, क्या होता है, जो एक सम संख्या है तो m स्क्वायर माइनस 1 गुणनफल दो सम संख्याओं का होगा, क्या होगा, दो सम संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, जैसे सम संख्या है 4, अब 4 को हम कितने से, 4 है तो 4 5 और क्या जाता है हमारा 3, 3 5 15, तो क्या जाती है, एक विषम संख्या जाती है, विषम संख्याओं का योग होता है। फिर देखो, हमको बताना है 0.11 प्लस 0.22 बार है गुणा में 3 किसके बराबर है। ठीक है, तो होता है 11/99। ठीक है, प्लस 22/99।
99, ठीक है। गुणा में क्या लेना है हमको, 3 लेना है। तो 11/22 कितने हो जाते हैं, 33। 11/22 कितने हो जाते हैं, 33, ठीक है। और 99, इसको हम किससे काट देंगे, 9 से काट, 3 से काट देंगे। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ठीक है। 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब गुणा में जाता है 3, तो ये 3 से 3 कट जाता है, बच जाएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा। तो बताना है संख्या 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, मतलब रूट वाली क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो जो 2√3 जो है, 2√3 वो भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। फिर देखो हमको बताना है √23, √225, 0.8796, √7 संख्याओं में से परिमित संख्याओं का योग होता है, ठीक है। क्या होता है, देखो √225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है, 15 का स्क्वायर होता है। 15 क्या है, परिमित संख्या है। 15 में क्या है, परिमित संख्या है ना। और 0.37 जो है वो भी क्या है, एक परिमित संख्या है। अब इनको जोड़ देंगे तो हम कितना आ जाएगा, 15.037 आ जाएगा, क्या जाएगा, 037 आ जाएगा, है ना। परिमेय संख्या क्या होती है, Q बटा Q, जहाँ पे Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, प्लस 0 नहीं होता है। √23 जो है और √7 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें से सिर्फ जो परिमेय संख्या थी वो हमने ले ली, तो कौन सा थी, √225 है और 0.96, ठीक है। तो करना था तो योग कर दिया। फिर देखिए हमको बताना है इसमें से दो अपरिमेय परिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। दो अपरिमेय संख्या है ना, क्या है, दो अपरिमेय संख्या का योग परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का सदैव योग अपरिमेय होता है। देखो दो क्या है ना, अपरिमेय है, ठीक है। अपरिमेय संख्या का जो योग है ना, वो क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन हमने क्या ले ली, परिमेय और अपरिमेय ले ली, क्या ले ली, परिमेय और अपरिमेय ले ली। तो उनका सब जो सदैव योग जो होता है ना, वो क्या रहता है, अपरिमेय रहता है, क्या रहता है, अपरिमेय रहता है, ठीक है। जैसे कि ये √2 है, योग होता है अपरिमेय, √2 प्लस √2, 2√2, एग्जाम्पल 2√-2, √2 - जीरो परिमेय संख्या। एक शून्य परिमेय संख्या व एक परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक शून्य तक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। शून्य तक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। फिर देखिए किसी संख्या रेखा में स्थित प्रत्येक बिंदु निर्भर करता है, तो वो कहता है एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर बाद के अंदर हमको इनको सीक्वेंस घटते हुए क्रम में बढ़ाना है, यानी कि सबसे कम वाला। तो सबसे पहले क्या जाएगा, देखो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 303.4 और √3 का मान होता है 1.732। √3 का मान कितना होता है, 1.732, और जो √2 है उसका मान होता है 1.414, क्या होता है, 1.414। तो सबसे पहले तो देखो क्या आ जाएगा हमारा, 314 सबसे पहले आएगा, पाई पाई के बाद में दो, दो के बाद में आएगा √3, √3 आएगा, ठीक है, √3 आएगा। देखो सबसे पहले तो आएगा आएगा हमारा जो ये है पाई आएगा, सी आएगा, फिर बाद के अंदर बी आएगा, सी बी, फिर बाद के अंदर ए आएगा, ठीक है, फिर सी आएगा, बी आएगा, फिर बाद के अंदर डी आएगा, डी के बाद में क्या जाएगा, वन आ जाएगा, क्या जाएगा, वन आ जाएगा। फिर देखिए हमको बताना है राजस्थान के कौन से जिले में जून से सितंबर माह तक 90 सेमी वर्षा रेखा अधिक प्राप्त होती है। देखिए अगर हम बात करें, अब राजस्थान के में जो अरावली है, अरावली जो है ना, मतलब राजस्थान को दो भागों में डिवाइड कर देती है, पश्चिम और पूर्व। अब पूर्व को भी जो है ना, मतलब 25 सेमी जो रेखा है वो दो भागों में डिवाइड कर देती है, ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क के अंदर कर देती है। तो जो शुष्क वाला होता है ना, उसके अंदर 10 सेमी वर्षा रेखा होती है, ठीक है। ये हो जाता है शुष्क और ये हो जाता है अर्धशुष्क, ठीक है। अब अरावली के जो इधर वाले भाग में देखे है ना, तो वो क्या होती है, 60 सेमी वर्षा रेखा जो है, मतलब जो जयपुर वगैरह है उसमें चलती है। फिर बाद के अंदर आती है 80, ठीक है, फिर आ जाती है 60 आती है, फिर 80 आती है, फिर बाद में कौन सी आती है, 100 वाली आ जाती है, कौन सी, 60, 80 और 100 वाली आ जाती है। फिर देखिए अगर हम कोपेन के जलवायु के आधार पर अगर बात करें तो मतलब कोपेन है ना जलवायु, देखो हमको बताना है कोपेन के जलवायु के
कोपेन के राजस्थान के जलवायु क्षेत्र के जनजीवन संबंध में निम्न विकल्पों पर विचार करना है, वो हमको अब बताना है, सही कदर बताना है। ठीक है, देखो प्रतापगढ़ झालावाड़ में कौन सी पाई जाती है, AW पाई जाती है। और लोधी और जैसलमेर में कौन सी पाई जाती है, लोधी जैसलमेर के अंदर BW पाई जाती है। चित्तौड़गढ़ और सलूमन के अंदर कौन सी पाई जाती है, बश नहीं पाई जाती है, CW पाई जाती है चित्तौड़गढ़ और सलूमन के अंदर। अलवर भुरतुकम के अंदर कौन सी पाई जाती है, CW भी पाई जाती है। नीचे दिए काफी भी हमको यह जाता है। देखो अगर हम बात करें, है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, जो मतलब कोपेन ने है उन्होंने कितना वाला था, एक तो BW क्या मतलब उसका जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जल प्रतिनिधि जो केंद्र है वो कौन सा है, बीकानेर है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, ठीक है। और इसके अंदर कौन आ जाता है, जैसलमेर आ जाता है। फिर बाद में वर्ष की अगर बात करें तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, बीकानेर करता है। और उसके अंदर अगर हम बात करें कि भाई ना स्टेपी तुल्य ये 50 सेंटीमीटर में दो हो गई, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क के अंदर कौन सा जाता है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु जाता है। और इसका प्रतिनिधित्व जिला कौन सा होता है, बीकानेर होता है। कौन सा होता है, बीकानेर होता है। ठीक है, फिर बात के अंदर अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय जल की बात करें, है ना, तो उसका प्रतिनिधित्व जिला कौन सा जाता है, नागौर हो जाता है। ठीक है, और इनके अंदर जो वनस्पति कौन सी पाई जाती है, स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, फिर बात के अंदर हम देखें तो CW, है ना, CW के अंदर अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा सबसे बड़ा जलवायु होता है। ठीक है, सबसे बड़ा जलवायु होता है। और इसका नाम क्या है, उप आर्द्र जलवायु। क्या है, उप आर्द्र जलवायु है। ठीक है, और इसके अंदर कौन जाता है, जैसे कि उदयपुर चित्तौड़गढ़ है। और प्रतिनिधित्व जो कौन सा है, CW, सी का तो है, टोंक है। और इसके अंदर मतलब अल्मोड़ा भी आ जाता है, भरतपुर भी आ जाता है, उप आर्द्र वाला आ जाता है। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा लास्ट में कौन सा आ जाता है, लास्ट के अंदर आ जाता है हमारा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा होता है, सवाना तुल्य वनस्पति। कौन होता है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अंदर सवाना तुल्य वनस्पति आ जाता है। प्रतिनिधि जिला कौन सा है, उसके अंदर बांसवाड़ा है। प्रतिनिधि जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या जाता है, झालावाड़ है। ठीक है, प्रतिनिधि जिला कौन सा था, इसके अंदर बांसवाड़ा है। और इसके अंदर प्रतापगढ़ भी आ जाता है और झालावाड़ भी जाता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु आर्द्र आ जाता है। देखो ये वाला जो था ना, नागौर वाला, वो था हमारा शुष्क वाला था। फिर उपाद्र आ जाता है ना। उपाद्र के बाद में कौन सा जाता है, उपाद्र के बाद में जो चौथा बचता है वो कौन सा है, हमारा आर्द्र वाला बच जाता है। कौन सा होता है, आर्द्र, उपाद्र आर्द्र। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र आ जाता है। इसके अंदर बांसवाड़ा जिला प्रतिनिधित्व जिला है। ठीक है, सवाना तुल्य वनस्पति आ जाती है। कौन सी जाती है, इसके अंदर सवाना तुल्य वनस्पति आ जाती है। फिर देखो अगर बात करें अब शुष्क स्टेपी तुल्य जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो हमारे चूरू पाली नागौर वाली के अंदर आ जाती है। ठीक है, कौन सा जाती है, चूरू पाली नागौर उसके अंदर आ जाती है। जैसलमेर लोधी, जैसलमेर और लोधी और बाड़मेर में कौन सी जाती है हमारी, BW आ जाती है। कौन सी जाती है, BW। तो ये शुष्क जलवायु होता है। जयपुर खेड़तल तिजारा जो है ना, जयपुर आ गया, खेड़तल तिजारा अजमेर की अगर बात करें, कौन सी, जयपुर आ गया, खेड़तल तिजारा अजमेर के अंदर कौन सी जाती है, सी आ जाएगी, जो कि उत्पादन को रिप्रेजेंट करती है। सी आ जाएगी, जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, उत्पादन को रिप्रेजेंट करती है। देखो सूर्य पालू नागर की अगर बात करें तो उसके अंदर आ जाता है अर्धशुष्क आ जाता है। इसके अंदर कौन सा बर्ष आ जाती है। और जो वनस्पति है वो कौन सी जाती है, स्टेपिटुल्य जाती है। फिर देखो ब्यावर टोक राजसमंद की अगर बात करें, किसकी ब्यावर टोक राजसमंद की, तो इसके अंदर आ जाता है उपाद्र जलवायु, है ना, उपाद्र आ जाती है इसके अंदर। और कौन सी जाती है, इसके अंदर ब्यावर आ गया, टोक आ गया और राजसमंद, इसके अंदर सी ही है। और उपाद्र में ही आता है ये ब्यावर टोक राजसमंद, ये सी में ही आता है, यानी कि उपाद्र में आ जाता है। फिर देखिए जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी, तो ग्रामीण साक्षरता दर थी वो कितनी थी, 61.4% थी। कितनी थी, 61.4%। लेकिन की साक्षरता की अगर बात करें तो 66.1 है। कितनी है, 66.1 है ना, 2011 के अंदर। और 2001 में कितनी थी, 2001 में थी 60.4। और तो इसमें वृद्धि हुई है, मतलब कुछ 6.6% की वृद्धि हुई है। जो करौली है वो निकटतम है, कितना है, 66.2। कितना है करौली, कितना है, 66 निकटतम जिला। जिसका जो स्थान है वो कौन सा रहता है, 26,000 साल को रहा था, 26,000। सर्वाधिक अगर बात करें तो कोटा जयपुर झुंझुनू सितारा रहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जिले कौन से रहते हैं इसके अंदर, कोटा जयपुर झुंझुनू सितारा रहता है। ठीक है, कोटा आ जाता है, जयपुर आ जाता है, झुंझुनू आ जाता है, सितारा रहता है। देखो न्यूनतम की अगर बात करें, किसकी, न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम में आ जाता है जालोर आ जाता है, सिरोही आ जाता है, प्रतापगढ़ आ जाता है और बांसवाड़ा आ जाता है। सर्वाधिक की अगर बात करें, हाँ, तो सर्वाधिक में कौन सा है, जैसे कि ये कोटा है, कोटा है, फिर जयपुर आ जाता है, फिर झुंझुनू आ जाता है, फिर चकराता है। न्यूनतम में कौन सा जाता है, जालोर।
जे सी में बांसवाड़ा, जालोर आ गया, सिरोही आ गया, पतालगढ़ आ गया, बांसवाड़ा आ गया। देखो पुरुष की अगर बात करें तो 79.2% जो है, कितना 79.2% कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर है। और न्यूनतम कहाँ पे है, वो प्रतापगढ़ के अंदर है। न्यूनतम कहाँ पे, प्रतापगढ़ के अंदर है। महिला की अगर बात करें, किसकी, महिलाओं की अगर बात करें तो आती है 52.1%, कितनी जाती है, 52.1%। और सर्वाधिक कहाँ पे है, सर्वाधिक की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है, कोटा के अंदर है। न्यूनतम की अगर बात करें, कौन सी न्यूनतम की अगर बात करें तो ये आ जाती है जालोर के अंदर आ जाती है। सर्वाधिक कहाँ पे आ जाती है, कोटा के अंदर आ जाती है। न्यूनतम क्या आ जाती है, जालोर में आ जाती है। शहरी की अगर बात करें तो 61.4 है साक्षरता, जो कि सर्वाधिक झुंझुनू के अंदर, और न्यूनतम कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है। शहरी कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर, और न्यूनतम कहाँ पे है, सॉरी, ग्रामीण सबसे ज्यादा कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर है, और न्यूनतम कहाँ पे, सिरोही के अंदर। शहरी की अगर बात करें तो शहरी में 79.7%, कितना है, 79.5%। और सर्वाधिक कहाँ पे रहता है, उदयपुर के अंदर रहता है। सर्वाधिक कहाँ पे रहता है, उदयपुर के अंदर रहता है। उदयपुर का पाला नागौर के अंदर, न्यूनतम कहाँ पे, नागौर के अंदर। कि देखो जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है ना, जनसंख्या घनत्व तो डेंसिटी तो धौलपुर का है, ठीक है। अगर हम बात करें 2011 में कितना है, 200 था, और 2001 में कितना आ गया, 2001 में, है ना, 2001 में कितना है, 135 अंकों की वृद्धि हुई है, ठीक है, 35 अंकों की वृद्धि हुई है। राजस्थान का घनत्व है, नजदीक जो है, सबसे नजदीक जिला कौन सा है, वो है 2002 में सिरोही, 202। सबसे नजदीक जिला अगर 200 के करीब कौन है तो सिरोही, तो उनके कितना है, 202। सर्वाधिक अगर बात करें, जबड़ा, जबड़ा आ जाता है, यानी कि जयपुर आ जाता है, भरतपुर आ जाता है, जयपुर भरतपुर, दौसा आ जाता है, अलवर आ जाता है। अलवर की कितनी है, 438 है। फिर बाद के अंदर एक और आ जाता है धौलपुर, लास्ट में जबड़ा, जबड़ा जबड़ा, 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 तो लास्ट हो जाता है धौलपुर। देखो भरतपुर की अगर, जयपुर की अगर बात करें तो है 595, जयपुर की कितनी है, 595। और ना भरतपुर की कितनी है, 500 प्लस है, लेकिन दोनों की 500 प्लस है, ठीक है। फिर बाद के अंदर बात करें 200, 200 की पहुंच जाती है 406 हो जाती है, 200 कितनी, अलवर की अगर बात करें तो कितनी आ जाती है, 438, अलवर की 480। फिर न्यूनतम की अगर बात करें, किसकी न्यूनतम की अगर बात करें तो वो है जे बीबीसी, कौन सी है, न्यूनतम कौन सी है, जे बीबीसी। तो वो जैसलमेर, ठीक है, जेबीसी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। न्यूनतम कौन सा है, जैसलमेर आ जाता है, बीकानेर आ जाता है, बाड़मेर आ जाता है, चूरू आ जाता है। जैसलमेर में कितनी है, 17 ही है। और बीकानेर में कितनी है, 78 है। बीकानेर में कितनी है, 78 है। बाड़मेर में कितनी है, 92। बाड़मेर में कितनी है, 92। चूरू में अगर बात करें 147, चूरू में कितनी आ जाती है, 147। फिर देखो अगर बात करें हम जनसंख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना इनको, है ना, तो राजस्थान की जनसंख्या जो है 6,85,48,437, कितनी है, 6,85,48,437। परसेंटेज में अगर बात करें भारत की तो कितनी है, 5.66% है, कितनी है, 5.66% है। और विश्व की कितनी है, 1% जनसंख्या कहाँ पे रहती है, राजस्थान के अंदर रहती है। देखो 2011 की अगर बात करें, राजस्थान का स्थान कौन सा था जनसंख्या के आधार पर, भारत में 8वां था। लेकिन 2 जून 2014 को क्या हुआ, है ना, 2 जून 2014 को जो आंध्र प्रदेश से क्या हो गया था, तेलंगाना अलग हो गया था, ठीक है। तो जो राजस्थान ने स्थान कौन सा ले लिया था, 7वां ले लिया था, है ना। और सर्वाधिक की अगर बात करें तो आ जाती है जेजाबी, ठीक है। जेजाबी अगर बात करें तो सबसे, जयपुर, जोधपुर, कौन सा, जयपुर, जोधपुर, अलवर आ जाता है, नागौर आ जाता है, उदयपुर आ जाता है। कौन सा है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। फिर देखिए अगर हम बात करें जिलों का दक्षिण से उत्तर, यानी कि हमको नीचे से बढ़ते हुए जाना है ना। देखो दक्षिण में अगर हम बात करें तो ये वाला जो कोण है कितना होता है, तो 230 से 30,012 होता है, ठीक है। जिसके अंदर आता है बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा, कौन आता है, बारकुंडा, बोरकुंडा गांव कहाँ पे आ जाता है, बांसवाड़ा के अंदर आ जाता है, ठीक है। और 30,012 के अंदर कौन सा आता है, कोना गांव आ जाता है, जो कि जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो लाइन है वो कितनी आ जाती है, किलोमीटर। देखो सबसे पहले कौन आता है, कोटा आ जाता है ना, दक्षिण के अंदर। फिर आता है भीलवाड़ा, फिर आता है फ्लोटी, फिर आता है डी। कौन आता है, कोटा आता है, कोटा आता है, भीलवाड़ा आता है, फ्लोटी आता है और डी आता है, ठीक है। फिर देखो अल्पसोर्स मृदा जो है वो किसमें पाई जाती है, अगर हम बात करें राजस्थान का आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है यूएसडीए ने कितने में किया है, आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया है, यूएसडीए ने किया है, 5 भागों में किया है। सबसे पहले अगर बात करें एलईडी सोर्स जो कि कहाँ पे पाई जाती है, शुष्क वाले रीजन में पाई जाती है, कहाँ पे, शुष्क वाले रीजन के अंदर पाई जाती है। और फिर बाद में आ जाती है अंटी, अंटी वाली पाई जाती है, एलिड अंटी, वो अर्ध शुष्क में पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, अर्ध शुष्क में पाई जाती है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है आद्र, आद्र के अंदर कौन सी आ जाती है, इंसेक्ट की आ जाती है, कौन सी आ जाती है, इंसेक्ट की आ जाती है, आद्र, उपाद्र, अत्याद्र, है ना। फिर आ जाता है आद्र उपाद्र के अंदर आ जाता है हमारा जयपुर, इसके अंदर अल्पी पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, अल्पी पाई जाती है। फिर अत्याद्र की अगर बात करें तो उसमें जाती है वर्टिकल, देखो सबसे पहले क्या बनेगी, एसिड इन
एरिड अंटी, एरिड आ जाता है शुष्क, अर्धशुष्क, फिर आर्द्र, अति आर्द्र और सॉरी आर्द्र, उपाद्र और अति आर्द्र। तो एरिड सॉरी कौन सी जाती है, एरिड आ जाती है, अंटी आ जाती है, इंसेप्टी आ जाती है, लीफ आ जाती है और वर्डी आ जाती है। ठीक है, ये तीन बन जाती है। तो अल्पसोन मृदा कहाँ पे पाई जाएगी, जयपुर दौसा के अंदर पाई जाएगी। ठीक है, ये जो है ना, जयपुर दौसा हो गया और अलवरपुर और भोजपुर हो गया, बस अलवर और भोजपुर हो गया। फिर देखो शिखर की जो आकृति होती है अर्ध चंद्राकार है ना। फिर बाद के अंदर अगर हम बात करें कौन सा मुद्दे बालू का स्तूप नहीं है, एक तरीका का बालू का स्तूप जो है वो नहीं है। तो पैराबोलिक की अगर बात करें आकृति कैसी होती है इसकी, है पिन के समान होती है, देखिए बालू का स्तूप है। अनुरेद के बालू का स्तूप नहीं है। ठीक है, तो जो सीप है ना वो नहीं है ना। जबकि पैराबोलिक जो है उसकी आकृति की कैसे होती है, हयापीर के समान होती है, संपूर्ण राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। और इसी को हम ये जो अंग्रेजी है उसको रेखीय बालू भी बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें रेखीय बालू का समूह को हमने तीन भागों में पता है ना, वनस्पति युक्त और पवन द्विमुखीय और सिर्फ बरखान जो है ये सर्वाधिक बालू चूरू के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे सर्वाधिक बालू चूरू के अंदर पाया जाता है। फिर देखो अगर बात करें हम सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना इनको, है ना। देखो अब अगर बात करें सबसे पहले आता है हमारे पश्चिम रेतीली मैदान आते हैं। पश्चिम रेतीली मैदान के अंदर कहा जाता है शुष्क कहा जाता है और अधिशुष्क कहा जाता है। कौन होता है पश्चिम रेतीला मैदान, शुष्क अधिशुष्क। शुष्क के अंदर भी देखो बालू का मुक्त और बालू का युक्त रहता है। बालू का मुक्त कितना है 41.5 है, यानी कि जिसमें बालू का नहीं है, और 58.5 के अंदर क्या होता है मतलब बालू का है। ठीक है, फिर बात करें देखो अर्ध शुष्क के अंदर अगर बात करें, ठीक है, अर्ध शुष्क के अंदर क्या सा जाता है हमारा, जैसे कि चार पांच आ जाती है, गंगदर आ जाता है ना, शेखावाटी आंध्र प्रदेश आ जाता है, नगर उच्च भूमि आ जाते हैं, लूड़ी वेशन आ जाता है ना। उप आर्द्र अर्ध शुष्क बंगाल प्रदेश कहलाते हैं। उपनाम जो है इसका शेखावाटी का क्या है, अर्ध शुष्क बंगाल प्रदेश। देखो क्या क्या है इसके अंदर, गंगर है, शेखावाटी अंतर परवाह है, नागौर उच्च भूमि है, लूड़ी वेशन भी है। ठीक है, फिर बाद की अगर हम बात करें पूर्वी मैदान, ठीक है, पूर्वी मैदान की अगर बात करें तो उसके अंदर आता है दक्षिणी अरावली आ जाती है। ठीक है, अरावली आ जाती है। ठीक है, अरावली के बाद आ जाता है हमारा पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान के बाद में जाती है हमारी दक्षिण पूर्वी पठार, है ना। दक्षिण पूर्वी पठार हमारा हाउती का पठार हो जाता है और विंध्यन कगार आ जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले आ जाता है हमारा हाउती का पठार। ठीक है, देखो हम ये देख रहे थे कि सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा हाउती का पठार आता है। ठीक है, कौन आता है हाउती का पठार। फिर आ जाता है हमारा पूर्वी पठार, कौन सा आता है, देखो इधर से बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हमारा पूर्व से पश्चिम बताना है, पूर्व से यानी कि इधर से बताना है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा हाड़ौती का पठार, कौन सा आएगा, ये जो वाला है। ठीक है, यानी कि जो हाड़ौती का पठार है वो आ जाता है। फिर बाद के अंदर हमारा पूर्वी मैदान आ जाता है। ठीक है, फिर बाद में कौन आता है, पूर्वी मैदान आ जाता है। फिर बाद में हमारी अरावली आ जाती है। ठीक है, अरावली आ जाती है। फिर बाद के अंदर आता है हमारा अर्धशुष्क बांग्ला प्रदेश। फिर बाद में कौन आता है अर्धशुष्क बांग्ला प्रदेश आता है। कौन आता है अर्धशुष्क बांग्ला प्रदेश। फिर देखो हमको बताना है अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। देखो अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी विस्तार की बात करें तो रोग है वो बताना हमको वही सही लगता है। विस्तार की अगर बात करें तो पालनपुर गुजरात है ना, और इसकी लंबाई कितनी है 6,921 किलोमीटर है। यहाँ पे पालनपुर गुजरात से और रायसीना हिल्स दिल्ली तक ये फैली हुई है। यहाँ पे पालनपुर गुजरात से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, रायसीना हिल्स तक जाती है। टोटल इसकी लंबाई देखें तो 6,921 किलोमीटर है। राजस्थान में अगर की अगर बात करें तो खैसे के यानी कि खेड़ ब्रह्मा शिरोई से लेकर खेजड़ी जुगनू तक, है ना, कितनी है खेड़ ब्रह्मा शिरोई से लेकर खेजड़ी जुगनू तक, कितनी लंबाई इसकी टोटल 550 किलोमीटर है। कितनी टोटल 550 किलोमीटर है। फिर अगर इसकी बात करें हाँ, तो दक्षिण पश्चिम से पूर्व कहाँ पे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। कहाँ पे जाती है, उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। कहाँ पे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। यह विषय पर्वत श्रेणी से है कि ये भी चाहिए होता है। काल इसका क्या है, प्री कैम्ब्रियन है। कौन सा प्री कैम्ब्रियन, 65 करोड़ वर्ग है, 65 करोड़ पूर्व है। ठीक है, फिर अगर बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, क्या है कि औसत ऊंचाई कितनी हो जाती है, 830 मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है, 830 मीटर हो जाती है। 830 मीटर कितनी औसत ऊंचाई कितनी है, 930 है। 830 नहीं 930 है। और ये क्या है वर्तमान में अवशिष्ट है, क्या एक तरीके के अवशिष्ट है। इसमें क्या है तांबा जस्ता सीसा जैसे धार्मिक खनिज पाए जाते हैं। क्या क्या है
तांबा हो गया, जस्ता हो गया, सीसा हो गया, जैसे धातु खनिज जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखो अगर हम बात करें लीलागढ़ जो है वो कहाँ पे है, 874 मीटर इसकी ऊंचाई है, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, और ऋषिकेश जो है वो कहाँ पे सिरोही के अंदर है, कहाँ पे सिरोही के अंदर है। ठीक है, और कहाँ पे सिरोही के अंदर है ऋषिकेश जो है। और टोडगढ़ जो है मोरारजी, टोडगढ़ कहाँ पे आ जाती है, मोरारजी यानी कि भीलवाड़ा के अंदर आ जाती है टोडगढ़ जो है। कहाँ पे, टोडगढ़ मोरारजी, टोडगढ़ मोरारजी अजमेर के अंदर है। ठीक है, टोडगढ़ मोरारजी और अजमेर के अंदर, और बिलाली गोरमजी अलवर के अंदर। टोडगी मोरारजी कहाँ पे, अजमेर में, बिलाली गोरमजी अलवर के अंदर है, और 775 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर देखिए इसमें से हमको बताना है दक्षिण पूर्वी पठार भौगोलिक प्रदेश का विभाजन नहीं है। ये कौन सा दक्षिण पूर्वी पठार भौगोलिक प्रदेश का विभाजन नहीं है, ये बताना हमको, है ना। दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार यानी कि अगर हम बात करें, हम्म राजस्थान के अगर मैप की अगर बात करें, ठीक है, तो कौन सा आ जाता है, ये वाला जो रीजन है उसकी अगर बात करें हम, है ना। देखो दो विद्यन दक्षिण पूर्वी पठार जो है वो दो चीजों में डिवाइडेड है, कितने में, दो में। एक तो होता है विद्यन कंकार, एक आ जाता है हाड़ौती का पठार। कौन सा होता है, विद्यन कंकार और हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार के अंदर कौन जाता है, ऊपरमाल का पठार जाता है, डब्बी का पठार आ जाता है, जो कि कापेशाबाद उच्च भूमि में 12 में है। देखो कौन जाता है, ऊपरमाल का पठार आ जाता है, और डब्बी का पठार जो कि बूंदी के अंदर है, शाबाद उच्च भूमि 12 के अंदर। फिर बनास बेसिन की अगर बात करें, हाँ, बनास बेसिन उसके ऊपर भाग की अगर बात करें, तो एक तो जाता है इसके अंदर मालपुरा, ठीक है, एक तो जाता है मालपुरा, ठीक है, और मालपुरा करौली का मैदान जो कि हेरोन महोदय ने तृतीय पेलीप्लेटन उपजाऊ बागी है, हेरोन महोदय ने क्या है, तृतीय पेलीप्लेन उपजाऊ बागी। फिर मेवाड़ का मैदान अगर बात करें, टीलीनुमा पिंड बाग का मैदान है, क्या टीलीनुमा पिंड, टीलीनुमा पिंड बाल का मैदान है, जो कि कहाँ पे है, देवगढ़ के अंदर है, कहाँ पे, देवगढ़ के अंदर है। फिर देखो अगर हम बात करें विजय कगार भूमि जो है, इसके अगर हम दक्षिण पूर्वी पठार का जो है मेवाड़ का नहीं है, ये कहाँ पे, पूर्वी मैदान का है, कहाँ पे, पूर्वी मैदान का है। लेकिन दक्षिण पूर्वी पठार में कौन सा आता है, विजयन कगार आ जाता है। तो कौन से जैसे विद्यन कगार भूमि भी आ जाती है इसके अंदर, डग गंगाधर उच्च भूमि भी आ जाती है, जो कि कहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, ऊपरमाल का पठार कहाँ पे है, भोल के भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, मेवाड़ जो है वो कहाँ पे, पूर्वी मैदान का हिस्सा है। फिर देखिए अगर हम बात करें, जो देखो इसमें इस मृदा के अंदर कहाँ पे पोटास कैल्शियम लोहा पर्याप्त मात्रा में मिलता है, क्या है, इस मृदा में पोटास हो गया, कैल्शियम हो गया, लोहा है जो पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इस मृदा में नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, क्या होती है, जो नमी है वो अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। इसका विस्तार राज्य के दक्षिण पूर्वी पठार में है, कहाँ पे, दक्षिण पूर्वी पठार, पठारी भाग में है। ठीक है, तो ये जो है हमको बतानी है, ये क्या चाहिए हमको, हमारी मध्यम काली मृदा है, जो कि हाड़ौती में पाई जाती है। ठीक है, और जो लाल लंबी मृदा है वो कहाँ पे पाई जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है, कहाँ पे, माही बेसिन के अंदर। देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा माही बेसिन। फिर देखो हमको बात करना है शेखावाटी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, क्या है, शेखावाटी प्रदेश के, शेखावाटी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, हाँ? देखो सिक्कर जो है खंडेला मंडेला झुंझुनू के अंदर, और सबसे लंबी नदी है कौन सी, होती है कांतरी, कांतरी नदी आंतरिक प्रवाह के, आंतरिक प्रवाह में पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, क्या, आंतरिक प्रवाह में पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। फिर बाद में अगर हम बात करें, देखो जो गलत है वही सही है। देखो ये मध्यम एवं निम्न ऊंचाई में बालूकाल शेखावाटी प्रदेश में कौन सा खाड़ी, ये मध्यम और निम्न ऊंचाई में बालूकाल स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है, क्या है यह, मध्यम एवं निम्न ऊंचाई के बालूकाल स्तूपों से युक्त किला। इस प्रदेश में अंतर्देशीय जल प्रवाह पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अंतर्देशीय जल प्रवाह पाया जाता है। इसके अंतर्गत झुंझुनू सिक्कर चूरू जिले और नागौरी कुछ भाग शामिल है, क्या है, झुंझुनू सिक्कर चूरू जिले और नागौरी शामिल है। इस क्षेत्र में वागड़ पकड़ा ये नहीं आता है, ठीक है, जो कि सही होता है, इसके बांग्ला प्रदेश रहते हैं, क्या कहते हैं, बांग्ला प्रदेश कहते हैं। फिर अगर हमको बताना है 2001 से 11 के अनुसार सबसे कम और सबसे अधिक, सबसे कम काफी जनसंख्या और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, क्या है, सबसे कम जनसंख्या दर और सबसे अधिक। देखो अगर बात करें राजस्थान की औसत जनसंख्या वृद्धि दर जो है 21.3% है, ठीक है, 21.3%। और अब कितनी है, 2001 में कितनी थी, 28.41% थी, जो कि कमी हुई है, कितनी हुई है, 7.10% की कमी हुई, कितनी, 7.10% की जो है कमी हुई।
फिर गंगानगर की अगर बात करें तो इसके अंदर गंगानगर आ जाता है और झुंझुनू पाली, ठीक है। तो ये रहता है सबसे ज्यादा किसकी है, गंगानगर, और फिर आती है बाढ़। देखो, मध्यमाही बेसिन से संबंधित निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। क्या है जो मध्यमाही बेसिन से संबंधित निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है ना। इसका निर्माण माही, सोम एवं जाखल नदियों द्वारा होता है। क्या है इसका निर्माण जो है माही, सोम और जाखल नदियों के द्वारा होता है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर है, ये नहीं है, सॉरी 500 से 600 मीटर है, ये हो जाता है गलत, जो जाता है हमारा सही। ये इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 200 से 400 मीटर, 500 से 600 मीटर की गलत होता है, ठीक है। मध्यमाही में इसका विस्तार बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पे डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में। छप्पन का मैदान इस बेसिन का हिस्सा है, छप्पन का मैदान है वो इस बेसिन का हिस्सा है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच छप्पन गांवों का समूह पाया जाता है। कंठल का मैदान जो है कहाँ पे है, प्रतापगढ़ के अंदर। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच छप्पन गांवों का समूह पाया जाता है। कंठल का मैदान जो है कहाँ पे पड़ा है। फिर देखो, हमको बताना है दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के सामान्य तिथि अनुसार सही व्यवस्थित है। क्या है दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के सामान्य तिथि अनुसार सही व्यवस्थित है। तो है डूंगरपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। कौन सा होता है, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। कहाँ से था सबसे पहले, डूंगरपुर के अंदर, फिर भीलवाड़ा के अंदर, फिर अजमेर। यहाँ पे डूंगरपुर में आता है, भीलवाड़ा में आता है, अजमेर में आता है। देखो, राजस्थान के डूंगरपुर तथा बांकुड़ जिलों में अधिकांश तिमली में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। जो राजस्थान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किस प्रकार की पाई जाती है, लाल लंबी मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मृदा जो है कहाँ पे पाई जाती है, उदयपुर कोटा के अंदर और सलूम्बर के अंदर। कहाँ पे, उदयपुर कोटा और सलूम्बर के अंदर। नवीन भूजी मृदा जो है भीलवाड़ा, ब्यावर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर के अंदर। नवीन भूजी मृदा कहाँ पे, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, ठीक है। एक सेकंड। तो देखो, राजस्थान के डूंगरपुर तथा बांकुड़ जिलों में अधिकांश किस प्रकार की मृदा की कमी पाई जाती है, लाल लोमी मृदा पाई जाती है। इसका उपनाम क्या क्या होता है, लेटेराइट है, ठीक है। लेटेराइट है, लाल दोमट मृदा है। ये क्या है, तरीके की लाल दोमट मृदा है, लाल रंग की होती है लौह अंश के अधिकता के कारण। क्या होती है, लाल दोमट मृदा है ये। और लाल रंग की लौह, लाल रंग की होती है किस वजह से, लौह अंश के अधिकता के कारण। क्या है, लाल रंग की होती है किस वजह से, लौह अंश के अधिकता के कारण। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, चूना, उमेश की कमी होती है। इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, चूना हो गया, और उमेश की क्या होती है, इसके अंदर कमी होती है। फसल की अगर बात करें, किसकी फसल की अगर बात करें, तो मक्का आ जाता है, चावल आ जाता है और गन्ना आ जाता है। क्या जाता है, मक्का है, चावल है और गन्ना आ जाता है। देखो, इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, चूना, उसकी क्या होती है, कमी होती है। और फसल कौन सी इसके अंदर, जैसे कि मक्का हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया। पर्वतीय मृदा कहाँ पे पाई जाती है, उदयपुर हो गया, कोटा हो गया, सोनभद्र हो गया। नवीन कृषि जो है भूमि मृदा जो है, कृषि विभाग 24, पीली भूमि मृदा। फिर देखो, हमको बताना है देखो, डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत 7 भारतीय रियासतों का विलय ब्रिटिश सरकार ने किया था। हमको सही बताना है, ठीक है। राज्य हड़प नीति जो थी, ठीक है, ये सही आ जाता है। देखो, अगर हम बात करें 1857 में अगर बात करें, तो 48 से 56 तक इन्होंने राज्य हड़प नीति जो स्टार्ट करा था, इसमें डलहौजी ने, ठीक है। इसका नाम क्या था, गोद, जिसको बोलते क्या था, गोद मिशन नीति है, लेटेस्ट स्टोरी है, डॉक्टर ऑफ लेफ्ट है, क्या है, डॉक्टर ऑफ लेफ्ट है। फिर अगर बात करें, देखो सतारा जो है ना, इसको क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट भी कहते हैं। सतारा की अगर बात करें, 48 के अंदर उन्होंने छीना था। और ये कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर आने का राजा कौन था, आपका साथ था। फिर देखो, जयपुर की अगर बात करें, जयपुर को उन्होंने 49 में छीना था, ठीक है। और ठीक है, और ये जोधपुर, जयपुर और जो संबलपुर है, दोनों दोनों कहाँ पे है, हमारी उड़ीसा के अंदर है। जयपुर को उन्होंने 49 में ले लिया था, और संबलपुर को ले लिया था उन्होंने 50 के अंदर, ठीक है। और जयपुर का राजा था कौन, फैन सिंह। और संबलपुर का राजा था कौन, नारायण। संबलपुर का राजा कौन था, नारायण, ठीक है। और 18 और जो संबलपुर को जो 56 में ना कैनिंग ने वापिस दे दिया था इनको, ठीक है, वापिस को दे दिया था। फिर देखो, अगर हम बात करें, झांसी को उन्होंने ले लिया था 54 के अंदर। यहाँ का राजा कौन था, गंगाधर था, ठीक है, गंगाधर था। फिर देखो, आप चौथी देखो, बघाट की अगर बात करें, कौन सी बघाट करके थी, हिमाचल प्रदेश के अंदर थी। हाँ भाई, हिमाचल प्रदेश के अंदर बघाट को उन्होंने ले लिया था 50 के अंदर। कब लिया था, 50 के अंदर। उदयपुर छत्तीसगढ़ को कब लिया था, उदयपुर जो कहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर है, कब लिया उन्होंने, 52 में लिया। कब लिया, 52 में। नागपुर जो है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है, कब लिया था, 54 को लिया था। और यहाँ का राजा था रघुजी तरक्की। नागपुर कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर, 54 के अंदर, रघुजी तरक्की यहाँ का राजा था। फिर देखो, हमको बताना है, ये डेफिनेशन देखेंगे इसकी।
देखो अगर बात करें हम तुमको सही कथन बताना है, डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत राज्य आड़त नीति के तहत 7 रियासतों का विलय जो कहाँ पे किया था, ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। ठीक है, डलहौजी से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत कोलवा जैसी रियासतों का विलय गौड़ नीति के आधार पर किया था। मतलब डलहौजी से पूर्व जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत हो गया कोलाबा जैसी रियासतों का विलय गौड़ नीति के आधार पर किया था। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर गुजरात की अगर बात करें वो कब ली थी उन्होंने, 42 के अंदर ले ली थी। ठीक है, गुजरात जो सूरत कहाँ पे है, गुजरात के अंदर 42 के अंदर लिया था उन्होंने। कोलावा जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर 40 के अंदर हड़पा था उन्होंने। कोलावा कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर 40 के अंदर हड़पा था। ठीक है, रियासतों का गौर निषेध। देखो मांडवी जो है कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर 39 में लिया था। ठीक है, मांडवी। और जालौन अगर बात करें तो कहाँ पे है, यूपी के अंदर 41 के अंदर हड़पा था। जालौन कहाँ पे, यूपी के अंदर 41 के अंदर हड़पा था। फिर अगर बात करें हम, ठीक है, 1857 के विभिन्न जगहों विद्रोह की कार्यवाही का व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, व्यवस्थित करना है हमको 1857 का जो विभिन्न जगहों पर हुए विद्रोह के कार्यक्रम हमको व्यवस्थित करना है। देखो 12 मई को जो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, 12 मई को 57 को दिल्ली के अंदर हुआ था। बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया था। कहाँ पे, बहादुर शाह का जफर शाह। देखो अवध में कब हुआ था, 4 जून को हुआ था। बेगम हजरत महल ने किया था, किसने, बेगम हजरत महल ने। इलाहाबाद में कब हुआ था, इलाहाबाद के अंदर हुआ था 6 जून को हुआ था और लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद में कब हुआ था, 6 जून को हुआ था और लियाकत अली ने किया था। फिर ठीक है, और जो हम बात करें और जगदीशपुर में किसने किया था, कुंवर सिंह ने। फिर देखो अगर हम बात करें झांसी के अंदर अगर बात करें, झांसी के में मतलब 4 जून को हुआ था। ठीक है, कब, वो लक्ष्मीबाई ने करा था। और महल का अगर बात करें, ठीक है, खान बहादुर खान ने किया था, खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद की अगर बात, तो फैजाबाद मौलवी अब्दुल, ठीक है, फैजाबाद में मौलवी अब्दुल 6 जून को गया था। कानपुर में कौन था, नाना साहब था और 5 जून को करा था। कब, कानपुर में कब, नाना साहब था और 5 जून को करा था। ठीक देखिए, अगर हम बात करें तो इस हिसाब से हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या आ जाता है। देखो सबसे पहले आ जाता है 4 जून, 4 जून के बाद में आता है हमारा 5 जून, है ना, कानपुर। 4, 5 फिर आ जाता है फैजाबाद, फैजाबाद 6, फिर बाद में जाता है जून। ठीक है, फिर देखो बात करें तो दिल्ली में हुए 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित असत्य को बताना, असत्य कथन को आपको बताना है। ठीक है, मेरठ छावनी के सैनिकों ने 10 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। मेरठ छावनी के जो सैनिकों ने 10 मई को नहीं किया था, कब किया था, 12 मई को किया था। तो यही हमारा सही होता है विद्रोह जो किसने किया था, जो 20वीं बटालियन कौन सी थी, 20वीं पैदल बटालियन ने किया था। फिर देखो बहादुर शाह ने 20 अगस्त 57 को आजमगढ़ घोषणा कर सभी वर्गों का सहयोग का आह्वान किया था। 20 बहादुर शाह जो उन्होंने 25 अगस्त को क्या है, 25 अगस्त को आजमगढ़ घोषणा कर सभी वर्गों का क्या किया, सहयोग किया। और मुजरा में क्या जो है निकलसन की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। बहादुर शाह पर न्यायाधीश हैरियर की अध्यक्षता में लाल किले पर मुकदमा चला गया था। बहादुर शाह पर जो है न्यायाधीश हैरियर की अध्यक्षता में लाल किले पर क्या चला था, मुकदमा चलाया गया। फिर देखो हमको बताना है या मैच करना है हमको। देखो जो मांडला क्षेत्र जो है वो कहाँ, उसका नेतृत्व कौन कर रही थी, अवंतीबाई कर रही थी। ये कहाँ की थी, राजगढ़ की रानी थी। खेतड़ी की लड़ाई लड़ी थी और ये कहाँ से थी, एमपी से थी। राजगढ़ की रानी थी ये, और ये रोड खेड़ी की लड़ाई लड़ी थी एमपी थी। असम के अंदर था दीवान मणिराम, असम के अंदर कौन था, दीवान मणिराम। मेवात के अंदर कौन था, सदरुद्दीन था। मेवात के अंदर कौन था, सदरुद्दीन था। उड़ीसा के अंदर कौन, उड़ीसा के अंदर जो था वो अन्नागिरी कृष्ण नहीं था, सुरेंद्र शाही उज्जवल शाही था। उड़ीसा के अंदर कौन था, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही था। ठीक है, फिर देखो 27 जून को सती चौरा पर 40 अंग्रेजों को क्रांतिकारियों ने मार डाला। इस चिचोरा घाट का संबंध किस विद्रोह से था, 27 जून 1857 को सती चौरा पर 40 अंग्रेजों को अंग्रेजों ने मार डाला। इस सती चौरा घाट का संबंध किस विद्रोह से था। देखो कानपुर में कब हुआ था, 5 जून को हुआ था। ठीक है, और नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब ने किया था। ठीक है, और अगर हम अवध की बात करें तो अवध में जो है 1800 की सर्वाधिक सैनिक बंगाल आर्मी की पौधशाला, ये 4 जून को हुई थी। बेगम हजरत महल ने करा था और महल पड़ी। इलाहाबाद में हुआ था 6 जून को, लियाकत अली ने किया था। ठीक है, और बरेली में कब हुआ था, 3 जून को हुआ था। ठीक है, कानपुर बरेली में कब हुआ था, बरेली में 3 जुलाई को। देखो आइए, वो सतीचौरा का घटना है वो कानपुर से रिलेटेड था जो 5 जून को हुई है ना।
देखो अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के विरुद्ध जो है तो बरेली के अंदर 3 जुलाई को क्या होता है, अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिमों के विरुद्ध भड़काने के लिए 50,000 रुपए खर्च किए थे। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के विरुद्ध भड़काने के लिए क्या किए थे, 50,000 रुपए के खर्च किया था। फिर देखो अगर हम बात करें 1800 की क्रांति राजनीति तथा राष्ट्रीय दोनों की, ये कथन किसका है, तो ये वीडी सावरकर का है, सॉरी मतलब लाला लाजपत राय का है, राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों की, ये कथन किसका है, लाला लाजपत राय का है। ठीक है, फिर बाद के अंदर बात करें हम, देखो पीसेट ऑफ जीसस जो पुस्तक जो है उनको क्या बताना है, सत्य नहीं है, जो गलत है वही हमारा सही हो जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन के बारे में हमको बताना है। तो पीस ऑफ जीसस बुक जो है 1820 के अंदर लिखी गई थी, और आधार क्या लिया था, उन्होंने बाइबल लिया था, और प्रसन्न कुमार के नाम पर उन्होंने लिखी थी। वे सती प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय थे। ये जो तक है 1829 में ना, मतलब 29 के अंदर कानून बना था, सती प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय थे, और उन्होंने 29 रोक लगाया था, और कानून जो है जलाल विलियम बेटी के द्वारा उनके अंदर कानून लगाया, सती प्रथा को दारा थी गैर कानूनी घोषित कर दिया था सती प्रथा को। 20 अगस्त 18 को ब्रह्म समाज की गई, 20 अगस्त 28 को उन्होंने की थी, 20 अगस्त 28 को उन्होंने कलकत्ता के अंदर ब्रह्म समाज की थी। इन्होंने 3 अप्रैल टू क्रिश्चियन पब्लिक नामक लघु पुस्तक की रचना की। क्या इन्होंने 3 अप्रैल टू क्रिश्चियन क्रिश्चियन पब्लिक नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, फिर देखो हमको बताना है ऑप्शन क्या है, क्या बताना है। ठीक है, देखो इसमें है जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उपदेशों और मनु स्मृति की शिक्षा के अनुसार राजनीतिक संगठन की अपना योजना बनाई थी। यह रहता है गलत। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सुना है कि राजनीतिक संगठन कल्याणकारी राज्य के बजाय धर्म तंत्र की जरूरत है। कहता है सरस्वती ने क्या बोला, जो राजनीतिक संगठन है वो कल्याणकारी राज्य के बजाय धर्म तंत्र के अनुरूप है। क्या है, राजनीतिक संगठन कल्याणकारी राज्य के बजाय धर्म तंत्र के अनुरूप है। तो सिर्फ दो सही है। उन्होंने सिर्फ नारा दिया था वेदों की ओर लौट चलो। फिर देखो हमको सही बताना है। ठीक है, सही बताना है। विवेकानंद द्वारा नहीं लिखी गई। ठीक है, और नहीं लिखी गई है, कौन सी नहीं लिखी गई है, तो योग सूत्र जो है वो महर्षि पतंजलि ने लिखी थी, जो कि ज्यादा है गलत। और सत्य सत्य विचार जो है, सत्य धर्म विचार जो है वो किसने लिखी थी, सरस्वती ने लिखी थी। और योग सूत्र किसने लिखी थी, तो ए और डी गलत होते हैं हमारे। ठीक है, और जो वेदांत फिलोसॉफी है वो भी लिखी थी, उनमें समाजवादी उन्होंने भी लिखी थी। राजयोग लिखी थी 96 में, और ज्ञान योग लिखी थी 99 के अंदर। ठीक है, और जो मरने के बाद में प्रकाशित हुई थी भक्ति योग, मरने के बाद प्रकाशित कौन जो हुई थी, भक्ति योग हुई थी। राजयोग कभी हुई थी 96 के अंदर, ज्ञान योग कभी हुई थी 99 के अंदर। फिर देखो हमको बताना है असुमेलित यानी कि जो रोग है वो बताना है। देखो पूर्ण विधवा जो है डीके करवे ने कहा था, मॉडर्न लिटरेरी सोसाइटी सईद अहमद खान नहीं, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन में भाग लिया था, सर सैयद अहमद खान। मॉडर्न लिटरेरी सोसाइटी जो है अब्दुल लतीफ ने की थी, तो ये गलत है, यही होता है। भारत सेवक समाज जो है गोपाल कृष्ण गोखले, भारत सेवक समाज कौन सा है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। राज सुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वीर सालिगम पाटिल ने करा था। ठीक है, राज सुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वीर सालिगम पाटिल ने करा था। फिर देखो हम बताते हैं हमको निम्न में बाल कर्मानुसार हमको बताना है। ठीक है, सीक्वेंस में बताना हमको। देखो जो सत्य शोधक जो है, कौन सी सत्य शोधक वो कब लिखी गई, 73 के अंदर लिखी गई थी। ठीक है, और 73 कब है, महाराष्ट्र पुणे के अंदर लिखी गई थी, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी। ज्योति जाति समानता के संदर्भ में मुहिम क्या दी थी उन्होंने, जाति समानता के संदर्भ में मुहिम दी थी। देखो रामकृष्ण की अगर बात करें 5 मई 1897, रामकृष्ण जो है 1897 के अंदर लिखी गई थी, वेलूर मठ कलकत्ता वेस्ट बंगाल। कहाँ पे हुई थी, 5 मई 97 वेलूर मठ कलकत्ता के अंदर हुई थी। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाता है 1864 में, सॉरी तो वेद समाज 64 में जवाहरलाल नायडू। ठीक है, कौन सा है, देखो वेद समाज कब लिखा गया था, 64 के अंदर जवाहरलाल नायडू दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। 64 के अंदर क्या था, जवाहरलाल नायडू है ना, दक्षिण भारत को क्या कहा गया, ब्रह्म समाज कहा गया। फिर तत्व बोधिनी सभा जो 39 के अंदर कौन सी,
तो ओरिजिनल सभा कब लिखी गई थी? 39 के अंदर लिखी गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, देवेंद्रनाथ के द्वारा। तो सबसे पहले देखो 39 आता है। ठीक है, 39 के बाद में जाता है हमारा 64 आता है। ठीक है, तो 64 आता है। फिर बाद में जाता है 73 आता है। ठीक है, क्या था? 73 आता है। फिर बाद में आता है 57, 97। तो बीसी एबी आता है। क्या आता है? बीसी एबी। फिर देखो हमको बताना है, सही बताना है, केशव चंद्र सेन ने प्रोत्साहन दिया था। सही उत्तर बताना हमने। क्योंकि अंतरजातीय विवाह ब्रह्म समाज से जुड़े थे दोनों। तो जो अंतरजातीय विवाह 1862 ब्रह्म समाज से जुड़े। देखो अंतरजातीय विवाह, तो डी तो हम गलत करते हैं, ये डी गलत, ये डी गलत। ठीक है, फिर देखो अंतरजातीय विवाह 1862 ब्रह्म समाज से जुड़े थे। विधवा को देखो अंतरजातीय केश प्रदर्शन 62 के अंदर ब्रह्म समाज से जुड़ा था। 57 के अंदर विधवा विवाह प्रथम जनजातीय विवाह जो ने करवाया था। बाल विवाह निषेध किया था। पद्दा से इनका कोई रिश्ता नहीं था। फिर देखो हमको बताना है, सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर विपिन विपिन चटर्जी के बारे में कथन में विचार कीजिए। विपिन चंद्र पाल ने बंकिम चंद्र को भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का पैगाम बताया। विपिन चंद्र पाल ने बंकिम चंद्र को, ठीक है, किसको? विपिन चंद्र पाल ने बंकिम चंद्र को भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण का पैगाम बताया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक थे। कहाँ के? जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है वहां के वो क्या थे? पहले स्नातक थे। ठीक है, इनकी तुलना फ्रेंच लेखक रेवोलोट से की जाती है। इनको जाता है गलत। इनकी तुलना जो फ्रेंच लेखक रेवोलोट से नहीं की जाती है। इनकी तुलना किससे की जाती है? अलेक्जेंडर हुमर से की जाती है। ठीक है, किससे? अलेक्जेंडर हुमर से की जाती है। और फिर बात करना आती है, देखो ये जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक थे। ठीक है, और विपिन चंद्र पाल ने विपिन विपिन चंद्र पाल ने बंकिम चंद्र को भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण का है। विपिन ने क्या बोला है हकीम को? भारतीय पुनर्जागरण का पैगंबर का है। ठीक है, फिर बाद के अंदर देखो वंदे मातरम के आलोक में असत्य बताना है। ठीक है, असत्य बताना जो वंदे मातरम। देखो 7 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 7 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। राजनीतिक नारे के रूप में वंदे मातरम का पहली बार प्रयोग 7 अगस्त 1905 को किया गया था। राजनीतिक नारे के रूप में वंदे मातरम का पहली बार प्रयोग काफी गया था 1905 में किया गया था। बंगाल विभाजन के समय कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन है उसके समय किया गया था। स्वतंत्र रचना के रूप में वंदे मातरम का प्रकाशन 85 में बंगदेशम पत्रिका में किया गया था। जो कि जाता है गलत। 81 के अंदर किया गया था, 85 के अंदर नहीं किया गया था। स्वतंत्र रचना के रूप में वंदे मातरम का जो प्रकाशन है, स्वतंत्र रचना के रूप में वंदे मातरम का प्रकाशन 85 में बंग पत्रिका में नहीं किया गया था। किसने नहीं किया गया था? देखो फिर हकीम का जो अंतिम उपन्यास कौन सा था? हाँ, तो था हमारा 86 था। सीताराम जो था 86 में लिखा गया था। ठीक है, और राजमोहन हंस जो था वो प्रथम था। कब लिखा गया था? 64 के अंदर लिखा गया। राजमोहन नाइट की अगर बात करें और 64 के अंदर लिखा गया था, जो कि पहला था। फिर देखो हमको बताना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्न तत्वों पर विचार करना है। ठीक है, और हमको सत्य बताना है क्या प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्न तत्वों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है। ठीक है, देखिए अगर बात करें इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2025 को किया था। कब किया था? 11 अक्टूबर 2025 को किया था। यह योजना आगामी अवधि 6 वर्ष तक देश भर के 100 जिलों में चलाई जाएगी। देखो ये 6 वर्ष तक चलाई जाएगी। कितनी वर्ष तक चलाई जाएगी? 6 वर्ष तक चलाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत जिलों का चयन निम्न उत्पादकता, कम फसल सघनता व कम ऋण भुगतान के आधार पर किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जिलों का चयन जो है क्या है? जिलों का जो चयन है वो कितना निम्न उत्पादकता हो गया, कम फसल सघनता हो गया, कम ऋण भुगतान के आधार पर किया जा रहा है। ठीक है, ये भी सही बात है। तो इसके अंदर बी गलत हो जाता है, तो बी हमने पार्ट टू है ना, तो एक भी करता है, बी गलत हो जाता है। ठीक है, इस योजना के तहत जिलों का चयन निम्न उत्पादक कम फसल सघनता व कम ऋण भुगतान के आधार पर किया जा रहा है। इस योजना पर केंद्र सरकार 24,000 करोड़ रुपए का वार्षिक परिव्यय करेगी। इस योजना पर केंद्र सरकार जो है 24,000 करोड़ का वार्षिक परिव्यय करेगी। ये देखो हमको सत्य नहीं बताना है। ठीक है, सत्य नहीं है, जो रोंग है वही गया था।
कि देखिए इसके अंदर से हम बात करें गुरु गोलकर आकांक्षी लोक विकास योजना के संबंध में हमको बताना क्या है। गुरु गोलकर आकांक्षी लोक विकास योजना इस योजना जो राज्य बजट 2025 26 के तहत राज्य सरकार ने 75 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इस योजना हेतु राज्य बजट 2025 26 के अंतर्गत राज्य सरकार ने 75 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। तो होता है सही ये योजना प्रदेश में 41 जिलों में संचालित है, जो कि जाता है गलत में नहीं है, 21 में नहीं है, कितने में 21 में। यह योजना प्रदेश के 21 जिलों में संचालित की जा रही है, जो जाता है गलत। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश टीचर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक को प्रोत्साहन प्रोत्साहन स्वरूप 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। 1 करोड़ नहीं है, 50 लाख रुपए। कितना है? 1 करोड़ नहीं है, 50 लाख रुपए। तो जो सही जाते हैं हमारा बीओसी जाता है। कौन सा? बीओसी है ना, जो होंगे वही गलत है। बीसी देखो हमको सत्य बताना है, ठीक है, सत्य बताना है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान क्या है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के संदर्भ में मिले कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इस अभियान का शुभारंभ हार मरूप से किया गया था। क्या? हार हार एमपी से करा गया था। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चला था। नहीं, 2 अक्टूबर तक चला था। 17 सितंबर को स्टार्ट हुआ, 2 अक्टूबर तक चला था। इस अभियान का नेतृत्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस अभियान का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय व महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, ठीक है। तो जो गलत कौन सा कहते हैं हमारा ए और सी है, सही बताना है तो बी काट दे इसमें से, ठीक है। ए और सी क्या होता है? सही होता है। कौन सा ए और सी सही होता है? देखो हमको क्या करना है, सत्य कथन बताना है। विकसित आनंद 2027 के विजन डॉक्यूमेंट के संदर्भ में क्या? विकसित आनंद 2047 के विजन डॉक्यूमेंट के संदर्भ में हमको सही बताना है। यह दस्तावेज राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन नीति द्वारा तैयार किया गया है। यह दस्तावेज राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन नीति द्वारा तैयार किया है। इसके अंतर्गत राजस्थान को वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लगाया गया है। इसके अंदर राजस्थान को 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत राज्य निर्यात को 10 गुना बढ़ाने का है। 2000 राज्य निर्यात जो है कितना? 2047 से कितना? 10 गुना नहीं, 5 गुना बढ़ाने सकता है, ठीक है। तो सही गलत हो जाता है। तो सही कौन से वाले, ठीक है, एवं भी सही है, ठीक है। तो 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नव विज्ञान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है, ठीक है। क्या 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नव विज्ञान न्याय की पहचान प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में क्या है? कहा है जेईसीसी सीतापुरा जयपुर के अंदर किया है। फिर देखिए आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है हमको, ठीक है। और सत्य कथन हमको बताना है, ठीक है। 4 अक्टूबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीताराम सीतारामन ने नई दिल्ली से इसका अभियान किया। नई दिल्ली से नहीं किया था, गांधीनगर द्वारा से किया था। 4 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा था गांधीनगर गुजरात से, ठीक है। तो ए गलत हो जाता है इसके अंदर, ए गलत हो जाता है। ये लो ए गलत, ए गलत, ए गलत, समझ आता है आंसर। देखो यह वित्तीय क्षेत्र में बिना दावे वाली परिसंपत्तियों के बारे में चलाए जाने वाला राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान क्या है? यह वित्तीय क्षेत्र में बिना दावे वाली परिसंपत्तियों के बारे में चलाए जाने वाले राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान। यह अभियान 3 महीने तक संचालित किया जाएगा। कितने महीने तक किया जाएगा? 3 महीने तक जो है संचालित किया जाएगा। जागरूकता पहुंच कार्यवाही तथा जवाबदेही और इस अभियान का मार्गदर्शन नहीं है, 3A का है। 4A नहीं है, जागरूकता पहुंच कार्यवाही जवाबदेही का। 4A 3A इस अभियान के मार्गदर्शन का सिद्धांत है कि देखो भारतीय तट रक्षक जहाज अक्षर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारतीय तट रक्षक जहाज अक्षर के संबंध में हमको सत्य कथन बताना है, ठीक है। तो देखो 4 अक्टूबर 2025 को कराईकल पांडिचेरी से इसे कमीशन किया गया था। क्या है? 4 अक्टूबर 2025 को कराईकल पांडिचेरी से इसे कमीशन किया गया था। यह 8 अदम्य श्रेणी इको के तीव्र गश्ती पोस्ट और एक्टिविटेशन का दूसरा जहाज है। क्या ये 8 अदम्य अदम श्रेणी की तीव्र गश्ती फोटो एक्टिविटी का दूसरा जहाज है? ये भी सही रहता है, ठीक है। इसे कोची शिपयार्ड, कोची नहीं गोवा शिपयार्ड द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो ये हो जाता है
गलत। कौन सा हमारा सी गलत होता है, सी गलत, सी गलत। और इसके अंदर ए और बी क्या होते हैं, दोनों शेयर करते हैं, है ना। फिर देखो पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 50 ईयर्स के पुस्तक के लेखक कौन है, कौन है, सुनील अमृत है। जिनको क्या मिला था, ब्रिटिश अकादमी अवार्ड मिला था, क्या मिला था, ब्रिटिश अकादमी अवार्ड, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, देखो भौतिक विज्ञान जो है वो किससे, मिशन एस देवव्रत है। कौन है, मिशन देवव्रत। साहित्य का अगर बात करें, है ना, लास्ट दिलो क्रास ना हो पाई, कौन है, लास्ट दिलो क्रास ना हो पाई। शांति की अगर बात करें तो मारिया कोरिनो मकाडो को मिला था, क्या है, मारिया कोरिनो मकाडो का ये नोबेल पुरस्कार 2025 में इन्होंने किसको दिया था, क्रांति जिसका रासायनिक विज्ञान को रिचर्ड रॉबसन, रासायनिक विज्ञान का किसको मिला था, रिचर्ड रॉबसन को मिला था। तो देखो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियन 2025 के संदर्भ में इन खतरों का हमको विचार करना है, ठीक है। और हमको क्या करना है, सही बताना है। इस प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, कहाँ किया गया था, नई दिल्ली के अंदर गया था। इन खेलों में भारत कुल 22 पदक जीतकर पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहा था, ठीक है। इन खेलों में भारत कुल 22 पदक जीतकर पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा, 10वें स्थान पर था। इस प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। इन खेलों में भारत कुल 22 पदक जीतकर कितने 22 पदक जीतकर पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहा था। फिर देखो हमको बताना है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में इन कदमों पर विचार करना है, ठीक है। और हमको क्या बताना है, सही बताना है, तो ना इस कदमों पर विचार करना है, सही बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है, निःशुल्क एवं बाल एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में कदमों पर विचार करना है। यह भारतीय गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियमित किया गया अधिनियम है। यह भारतीय गणराज्य के 60वें अधिवर्ष में अधिनियमित किया गया अधिनियम है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के बावजूद इस अधिनियम की उपबद्ध लागू हुई है, क्या है, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के बावजूद इस अधिनियम के उपबद्ध लागू हुई है, ठीक है। यह अधिनियम सर्वप्रथम लोकसभा में पारित होगा, नहीं, सबसे पहले यह राज्यसभा के अंदर हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 20 जुलाई 2009 को हुआ था, 20, 11, 26। फिर राज्यसभा के अंदर हुआ, ठीक है, राज्यसभा के अंदर आया था 20 को, फिर लोकसभा के अंदर आया 11 अगस्त को, और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे इसके ऊपर 26 अगस्त को, ठीक है। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किससे किए, कब किए थे, 26 अगस्त को। बजट में कब आया था ये, 27 अगस्त 2009 को आया था। बजट में कब आया, 27 अगस्त 2009 को। लागू कब हुआ है, 1 अप्रैल 2010 को। लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। बजट में कब आया था, 27 अगस्त को। और लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। देखो भारत में शिक्षा के अधिकार को लागू करने के क्रम में निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के निर्णय विभिन्न समितियों की सिफारिश की पक्ष में हुई है, ठीक है। तो हमको इनके कर्मानुसार हमको बताना है। तो मुहिराम से क्या समिति 97 के अंदर आई थी, ठीक है, 17 में। उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश 2093 के अंदर आई थी, क्या है, उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश कब आई थी, 93 के अंदर आई थी। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद कब आया था, 92 के अंदर, क्या है, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 92 के अंदर। तपस मजबूदार समिति कब आई थी, 99 में। कौन सी तपस मजबूदार को आई थी, 99। तो सबसे पहले क्या जाता है हमारा, क्या आता है, बी, सी, सी के बाद में आ जाता है ए और डी, चलता है बी सी डी ए, बी सी, सॉरी सॉरी, क्या आता है, सबसे पहले आ जाता है सी आता है, ठीक है, क्या आता है, सी आता है। सी के बाद में बी आता है, बाढ़ में, कल्याण में। फिर ए आता है, ठीक है, फिर आ जाता है डी। देखो आठवीं अधिनियम 2009 के धारा 9 के तहत स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य के संदर्भ में सही कथनों को पहचानी है, ठीक है, सही बताना हमको। प्रवासी परिवार के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना है, ठीक है, क्या है, प्रवासी प्रवासी परिवार के बच्चों को प्रवेश सुनिश्चित करना है, ठीक है। फिर बात करें, क्या शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना है, क्या शैक्षणिक करें, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर 18 वर्ष तक की आयु को समस्त बालिकाओं को रिपोर्ट रखना है, नहीं, 14 वर्ष तक क्या रखना है, तो सी गलत हो जाता है, सी गलत। देखो 14 अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर 18 वर्ष की आयु क्या समस्त बालिकाओं को रिपोर्ट करना है, क्या जाता है, गलत। फिर देखो 2009 की धारा 2N के तहत परिभाषित विद्यालय सावधानी में सम्मिलित है, धारा 2 के तहत परिभाषित विद्यालय सुमित सरकार द्वारा निर्माणाधीन विद्यालय के सुमित सरकार द्वारा निर्माणाधीन विद्यालय निर्देशित पूर्वक विद्यालय को निर्देशित पूर्वक विद्यालय गैर सहायता प्राप्त विद्यालय को गैर सहायता प्राप्त विद्यालय सहायता प्राप्त विद्यालय समिति सरकार द्वारा निर्माणाधीन विद्यालय निर्देशित पूर्वक
का विद्यालय, गैर सहायता प्राप्त विद्यालय भी है, सहायता प्राप्त विद्यालय भी है। देखो 8,2009 की धारा 8 के अंतर्गत राजस्थान सरकार 2021 में जोड़े गए उपबंध के बाद अनिवार्य शिक्षा पद से अर्ध समिति सरकार है। ठीक है, 2009 की धारा 8 के अंतर्गत राजस्थान सरकार 2021 में जोड़े गए उपबंध के बाद अनिवार्य शिक्षा पद से अर्थ है क्या अर्थ है। ठीक है, तो हमको बताना क्या है, सही बताना है। देखो 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना है। 6 से 14 वर्ष के बालक का अनिवार्य रूप से स्कूल में प्रवेश उपस्थित एवं प्रारंभिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बालक का अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालक का अनिवार्य रूप से स्कूल में प्रवेश उपस्थिति व प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाना सुनिश्चित करें। 6 से 14 वर्ष के बालकों को कक्षा अनुरूप अधिगम प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। क्या 6 से 14 वर्ष के बालकों को कक्षा अनुरूप अधिगम प्राप्त करना सुनिश्चित करें। मेरे को निष्पक्ष एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार दो अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य कथन बताना हमको, कहता ना असत्य कथन बताना है। और 6 से 14 वर्ष के बालक को अपने नेबरहुड स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार होगा। ये सही होता है, बालक को केवल अपने नेबरहुड स्कूल में निःशुल्क प्रारंभ करना होगा, तो ये होता है गलत, ये गलत सही। बालक को कोई ऐसे शुल्क या भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं ही होगा जो उसे प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करने से रोके, ये जो होता है हमारा सही। देखो बहु निषेध एवं गंभीर निषेध बालकों को क्या बालक को क्या बहु निषेध और गंभीर निषेध बालकों को घर आधारित शिक्षा देने का अधिकार होगा। ठीक है, ये संशोधन हुआ था 4 के अंदर। ठीक है, निःशुल्क एवं बाल निःशुल्क एवं जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 की किस धारा में निजी विद्यालयों और विशेष श्रेणी के विद्यालयों पर इस कक्षा में 25% की सीट पर छूट निःशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। तो है 12 वन कौन सा है 12 वन कौन सा है 12 वन फिर को हमको सही बताना है, क्या बताना है, सही बताना है, सही बताना है। आठ अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार निम्नलिखित में से किस गैर कानूनी शैक्षणिक प्रायोजन के कार्य की संयुक्त नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, तो 10 वर्षीय जनगणना में आपदा राहत कार्य में भी, विधानसभा संसदीय चुनाव में भी, पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी है। ठीक है, फिर बाद के अंदर बात करें हम आर्थिक अधिनियम 2009 में असंबंधित हमको बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय सलाहकार समिति का जो है सलाहकार जो है 33 में बनाएगा। ठीक है, 33 के अंदर बनेगा, 35 में नहीं है। निर्देश जारी करने की शक्ति है, 35 में क्या निर्देश जारी करने की शक्ति है, तो यही गलत होता है। सलाहकार परिषद जो है वो किसमें बनेगी, 34 के अंदर बनेगी। राज्य राष्ट्रीय कब बनेगी, 33 में, और राज्य कब बनेगी, 34 के अंदर। बाल्य की शिकायत दूर कितने में होगी, 32 में। बालक को शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना है 31 के अंदर। क्या बालक को शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना 31 के अंदर। तो देखो 8 अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवस एवं शैक्षणिक घंटे कितने होने चाहिए, 200 कार्य दिवस होने चाहिए। और 6 से 8 के लिए 2 से 8 और 800 घंटे होने चाहिए। कितने 200 कार्य दिवस और 8 घंटे होने चाहिए, कितने 200 10 8 के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवस एवं घंटे दिवस कितने 200 कार्य दिवस 800 घंटे होने चाहिए। फिर देखो हमको बताया नहीं कितने में सही संधि विच्छेद है, और जो सही संधि विच्छेद है ना वो वाग बुखारी एसीडी जगत जगदाधार है, जगत जगदाधार जगत का आधार, जीव ज्योति रहती है, दिव्यो ज्योति जीव ज्योति शुद्ध शुद्ध होता है, शुद्ध मीमांसा वाग होता है, वाग नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सही होते हैं। फिर देखो किस विकल्प के सभी शब्द शॉर्ट संधि के हैं, शॉर्ट संधि के हमको बताना है। ठीक है, शॉर्ट संधि के शरणार्थी विदोक संरक्षण, किस विकल्प के सभी शॉर्ट संधि के हैं, तो शरणार्थी होता है, विदोक होता है, संरक्षण होता है, शिथिल हो जाता है, राजश्री हो जाता है, यथास्थ हो जाता है। क्या शरणार्थी विदोक और संरक्षण, शिथिल राजश्री और यथास्थ। शॉर्ट संधि की अगर बात करें तो कौन होता है, शिथिल राजश्री और यथास्थ, पुण्यंदक तल्लीन और दोनों नहीं है, मनोनयन निलोत्पल और निरीक्षण भी नहीं है, ये सब संयुक्त है। फिर देखो हमको बताना है कौन असंगत है, तो सतमार्ग जो है, सतमार्ग नहीं होता, सन्मार्ग होता है। सतमार्ग होगा, तड़ी से लिखा जो तड़ी लिखा होता है, क्या तड़ी लिखा है। सच सशासन होता है, सत्शासन होता है, क्या होता है, सत्शासन होता है, क्या होता है, सत्शासन होता है, क्या सच
सात को होता है तय, किसमें जाता है च और छा जोड़ देना है ना, नि छल जोड़ना क्या होता है, निश्चल हो जाता है। ठीक है, असंगत। संधि की दृष्टि से असंगत क्या है? शुद्धोदन, यह असंगत है। उष्णोदन क्या होता है, उष्णोदन। वीरोदान जाता है, वीरोदान के। जल ओग जाता है, जलोग। जल ओग जाता है, जलोग जाता है। देखो किस विकल्प में संधि संधि विषय सही है। ठीक है, तो अग्नि प्लस आशय क्या होता है, अग्नाशय हो जाता है। क्या होता है, अग्नि प्लस आशय क्या होता है, अग्नि अग एव हो जाता है, अग्नि हो जाता है। मही अर्चन महर्चन नहीं होता है, महर्चन होता है। कहता है महर्चन होता है। वाणी औचित्य जो है वो कहता है वाणी औचित्य, वाणी औचित्य कहता है वाणी औचित्य। देखो हमको संगत विकल्प का चयन करना है। देखो जो बाटर जो होता है ना, बाटर जो है उसका क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय होता है। वाटर का मतलब क्या होता है, वस्तु विनिमय होता है। बिल क्या होता है, विधेयक होता है। बिल क्या होता है, विधेयक होता है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है कार्य होता है। असाइनमेंट का मतलब होता है कार्यभार होता है। असाइनमेंट का मतलब होता है कार्यभार। देखो जो वित्तीय वित्तीय जो है वो क्या होती है, वैसी होती है। विकास का वैसी होती है। अडोक का होती है, नकद हो जाता है। अडोक का मतलब क्या होता है, नकद हो जाता है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, पल्ले होता है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, पल्ले होता है। कमीशन का मतलब क्या होता है, अडक होता है। कमीशन का मतलब क्या होता है, अडक होता है। विकास का मतलब क्या होता है, वसूल होता है। अडोक का मतलब नकद होता है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, पल्ले होता है। ठीक है, कमीशन का मतलब क्या होता है, अडक होता है। तो देखो एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकृति होता है। एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्यवाही होता है। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त होता है। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, एक्नॉलेज मतलब का मतलब होता है थ्री में वन। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त हो जाता है। ठीक है, और एक्नॉलेज का मतलब होता है अभिस्वीकृत। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, अभिस्वीकृत होता है। देखो असंगत को हमको चुनना है। ठीक है, असंगत को हमको चुनना है। डिजोल्व का मतलब क्या होता है, विघटित करना है। ठीक है, डिजोल्व करना है, विघटित का। फोरोनिक का मतलब क्या होता है, देवी न्यूटा दीर्घकालिक होता है। कहता है दीर्घकालिक जो कि रहता है वो सही हो जाता है। डिलेमिनेशन का मतलब क्या होता है, परिसीमन होता है। डिलेमिनेशन का मतलब क्या होता है, परिसीमन होता है। कंटेंट कंटेंटेशन का मतलब क्या होता है, संविधान होता है। कंटेंटेशन का मतलब क्या होता है, संविधान होता है। क्या होता है, संविधान। डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब हिंदी पारिभाषिक अर्थ नहीं है, प्रयोजन जो है वो नहीं है डेमोन्स्ट्रेशन का। जबकि निरूपण भी है, निदर्शन भी है और प्रदर्शन भी है। क्या है, निरूपण है, निदर्शन है और प्रदर्शन भी है। इसी के साथ ये कंक्लूड होता है। आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।